कि इससे मोदी जी की जो सरकार है वो डामाडोल हो सकती है इस एक मुद्दे से ही। बाकी सारे मुद्दे भी मिलकर इतना बड़ा असर बीजेपी और आरएसएस के खिलाफ नहीं डालते जितना ये अकेला मुद्दा डालता। तो ये आंदोलन रुकने वाला नहीं है। जितनी ताकत है आरएसएस और बीजेपी के अंदर, मोदी जी के अंदर और इलेक्शन कमीशन के भ्रष्ट अधिकारियों के अंदर, लगा लें जनता और पेपर बैलेट से चुनाव, ताकि जनता हर 5 साल बाद या उसके बीच में भी कान पकड़ के किसी का भी बाहर निकाल सके। महमूद प्राचा साहब जो पिछले कई सालों से लगातार आवाज़ उठा रहे हैं कि ईवीएम के जरिए किस तरीके से चुनाव में धांधली की जाती है, अब वो बात विपक्ष पार्टियां भी उठाने लगी है। राहुल गांधी ने एक बड़ा लेख लिखा था और बताया था कि किस तरीके से सरकार और चुनाव आयोग मिलकर वोटों में धांधली करती है। अब उसी पर चर्चा करेंगे महमूद प्राचा साहब से। सर, आज जंतर मंतर पर आप पहुँचे हैं, लगातार ईवीएम के खिलाफ आवाज़ भी उठा रहे हैं, क्या लग रहा है, क्या कहाँ तक बात बनी, कहाँ तक पहुँचा? क्योंकि सुप्रीम कोर्ट में जाते हैं, वहाँ से कोई सेटिस्फाई फैसला नहीं आता है। नहीं, हमारे हक में तो सारी जगह से फैसले हक में ही आ रहे हैं। हम सुप्रीम कोर्ट में कोई केस हारे नहीं हैं। सुप्रीम कोर्ट ने ही हमें इजाज़त दी है कि हम हाई कोर्ट्स में जाएं। एक बार नहीं, 2 बार इजाज़त दी है। ज़रूरत इस बात की है कि ये समझा जाए कि इससे मोदी जी की जो सरकार है वो डामाडोल हो सकती है इस एक मुद्दे से ही। बाकी सारे मुद्दे भी मिलकर इतना बड़ा असर बीजेपी और आरएसएस के खिलाफ नहीं डालते जितना ये अकेला मुद्दा डालता है। तो सबसे ज़्यादा ताकत भी बीजेपी इसी के लिए लगाती है। हमारा जो आंदोलन है वो सैबोटाज करने के लिए अंदर से भी बाहर से भी सभी कोशिशें की गई, सभी साजिशें की गई, उसका एक नतीजा है। लेकिन हम, अगर हमें ज़मीन में भी गाड़ दिया जाता है तो हम फिर निकल के बाहर आते हैं, क्योंकि सच है हम। तो अब हमारे 5.5-6 महीने वेस्ट किए जयराम रमेश साहब ने, और उसके बाद दूसरी कुछ वजहों ने, लेकिन हम फिर आ गए ना वापस। तो ये आंदोलन रुकने वाला नहीं है। जितनी ताकत है आरएसएस और बीजेपी के अंदर, मोदी जी के अंदर और इलेक्शन कमीशन के भ्रष्ट अधिकारियों के अंदर, लगा लें। पेपर बैलेट से ही चुनाव होंगे, आज नहीं तो कल होंगे, रुकेगा नहीं। कितने हमारे भीतरघात करा लें, कितनी साजिश करा लें, कितने अटैक करा लें, जयराम रमेश एक नहीं, जयराम रमेश साहब जैसे 1000 जयराम रमेश साहब ले आए। हमें 4 महीने के लिए, 4.5 महीने के लिए रोका ना जयराम रमेश साहब ने, फिर आ गए हम। अब क्या होगा? आप उन पे आरोप लगा रहे हैं, लेकिन उनके जो नेता हैं वो तो आवाज़ उठा रहे हैं। पूरा उन्होंने आर्टिकल लिख दिया, समझाया किस तरीके से चुनाव में वोट बढ़ाया जाता है, धांधली की जाती है। लेकिन ईवीएम पे जो सवाल आप करते हैं वो सवाल नहीं उठाया है, लेकिन आखिर में उठाया है। जो 5वां पॉइंट है राहुल गांधी जी का, वो मेरे ही पॉइंट की वजह से, और वही मैंने अपने अभी स्पीच में भी बताया था, उस बात का इलेक्शन कमीशन ने कोई जवाब नहीं दिया है। कोई जवाब दे ही नहीं सकते, क्योंकि हमारी बात की कोई काट नहीं है उनके पास। बाकी चारों पॉइंट्स के काट उन्होंने बताया। इसीलिए जयराम रमेश साहब, वेणुगोपाल साहब, जो उनके दूसरे नेता हैं, जो ईगल ग्रुप में ज़्यादातर 1-2 को छोड़ के जो लोग हैं, वो तो राहुल गांधी जी को धोखा दे रहे हैं। तो हम उनसे क्या वफा की उम्मीद करें? लेकिन हम जो मिशन सेव कॉन्स्टिट्यूशन के लोग हैं, जो देश की जनता है, वो काबिल हैं इस बात के कि हम आरएसएस और बीजेपी को भी हराएंगे। और जो स्लीपर सेल्स हैं अलग अलग पार्टीज़ में, जैसे मिश्रा जी हैं बसपा में, मिश्रा जी आज हट जाएं तो बीएसपी के अच्छे दिन ऐसे आ जाएंगे, ऐसे। क्योंकि मायावती जी की बात कौन टाल देगा, बताओ मुझे? अगर वो कहने लगे आके हमारे साथ धरने पे बैठ जाएं एक दिन, फिर किसकी औकात है जो पेपर बैलेट से चुनाव नहीं कराएगा? लेकिन मिश्रा जी है ना, पूरी ताकत लगा के रोके हुए उन्हें, ये कर लेते हैं, वो कर लेते हैं। ये भी तो करके देखो एक बार। तो ये है हमारी लड़ाई सबसे ज़्यादा जो है ना इस वक्त भीतरघातियों से है, स्लीपर सेल से। मिश्रा जी पे आरोप लगा रहे हैं। मायावती जी ने बोला ना, एक भी हाफ नहीं है। मायावती जी जो प्रधानमंत्री की सबसे पावरफुल दावेदार हैं, ऐसी क्या बात है कि यूपी में उनकी एक भी सीट नहीं आई? एक ही वजह है, मिश्रा जी। अगर बाकी सब चीज़ें ऐसी ही रहें, मिश्रा जी हटा दिए जाएं, तो बसपा के अच्छे दिन आने से कोई नहीं रोक सकता। ये मैं लिख के दे रहा हूं, क्योंकि ये पेपर बैलेट का आंदोलन में बसपा को रोकने वाले सिर्फ और सिर्फ मिश्रा जी हैं। वो बड़े ही, ये देखिए, इनके बड़े एक्सपर्ट लोग होते हैं ना, ये कोई डायरेक्टली काम नहीं करते, पूरी एक टीम लगा के, घात लगा के ये सब काम महीन तरीके से करते हैं। कर लें, कितने दिन कर लेंगे? बोला ना, सब कोशिशों के बावजूद भी मायावती जी ने बोला ना, और क्या चाहिए? आप जो कह रहे हैं, मायावती जी भी लगातार ईवीएम के खिलाफ ट्वीट करती रहती है, बोलती रहती है, और पब्लिक में भी ये डिस्कोर्स है कि ईवीएम में कहीं ना कहीं गड़बड़ी है। लेकिन उसके बावजूद भी क्या वजह है जो मायावती जी सड़कों पर नहीं आती है बैलेट पेपर के समर्थन में?
मैं तो सीधे सीधे इल्ज़ाम लगा रहा हूँ ना मिश्रा जी। तो क्या मायावती जी को प्रधानमंत्री बनने से कौन रोक सकता है मिश्रा जी के अलावा? ये बताओ मुझे आप। तो ये बात क्या मायावती जी को नहीं पता? पता होती है, लेकिन देखिए साम दाम दंड भेद जो मनुवादियों की जो ये चाल है, वो तो अशोक सम्राट के जो वंशज थे ना, वो तो कितने ज़्यादा पावरफुल थे, मायावती से भी ज़्यादा पावरफुल थे, उनको भीतरघात करके गिरा लिया। तो लेकिन एक अभी क्या फ़ायदा है, बाबा साहब का संविधान है, एक बेंचमार्क तय है, उस संविधान की वजह से ज़्यादा दिन तक मिश्रा जी की चलने वाली नहीं है, ना जयराम रमेश साहब की, ना वेणुगोपाल साहब की। अच्छा, ये ज़्यादातर जो भीतरघाती हैं वो एक मनुवादी मानसिकता के बैकग्राउंड से क्यों आते हैं, ये बताइए आप मुझे। चलिए, अशोक सम्राट के टाइम से आज तक ऐसा क्यों है, या और कुछ बताना है मुझे? अच्छा सर, जब बीजेपी 2009 में चुनाव हारी थी तो बीजेपी ने एक किताब भी लिखी थी, अडवाणी साहब और सुब्रमण्यम स्वामी साहब कोर्ट में केस भी किए थे, और तब कांग्रेस ईवीएम के पक्ष में थी। हाँ बिल्कुल थी पक्ष में, कांग्रेस में मनुवादी कम है। इसी ईवीएम से अहमद पटेल साहब ने कांग्रेस को और बीजेपी को चुनाव वो जितवाया, कांग्रेस को हरवाया, इसी ईवीएम के प्रयोग से, क्योंकि कंट्रोल किसके हाथ में था? अहमद पटेल साहब के। वरना इतनी बुरी 50 सीटों से कम नहीं आती। चाणक्य माना जाता है कांग्रेस के? बिल्कुल बिल्कुल माने जाते थे, लेकिन वो काम उनके लिए करते थे। वरना 2009 से लेकर 2014 तक जो जो इल्ज़ाम लगे, पप्पू का शब्द ओरिजिनली अहमद पटेल साहब ने कॉइन किया था राहुल गांधी जी के लिए। अब मुझे आप ये बता दो, एक तरफ मोदी जी को बिठा दो, मैं और लोगों की तो बात ही नहीं कर रहा, एक जगह एक सामने राहुल गांधी जी को बिठा लो, 5 मिनट की लाइव बहस करा लो, पूरी दुनिया को पता लग जाएगा पप्पू कौन है और पप्पू कौन नहीं है। क्या मोदी जी इसके लिए तैयार होंगे? ये सारा अहमद पटेल साहब की और उनके साथ जो ये सारे एक बड़ी साजिश में आज जो सारे पावरफुल लोग हैं, कौन है? वो अहमद पटेल साहब के ही तो हैं। सर एक सवाल देश क्या बात है सर, राहुल गांधी के प्रति बहुत नरम हो रहे हैं आजकल? मैं इस समय 2 लोगों से सबसे ज़्यादा दिल में मेरा गुस्सा है, सबसे ज़्यादा, उसमें मायावती जी हैं और राहुल गांधी जी हैं, क्योंकि उनसे उम्मीद सबसे ज़्यादा मुझे है, इसलिए 2 लोगों के लिए सबसे ज़्यादा गुस्सा है मेरा। सर अब आप कह रहे हैं मैं नरम हो रहा सर, हूँ, लेकिन क्योंकि वो जब इस समय मनुस्मृति और भारत के संविधान की लड़ाई हो रही है, तो वो मनुस्मृति के खिलाफ खड़े हैं, इसलिए मेरी मजबूरी है। अगर वो सत्ता में होते दोनों लोग, तो मैं उनका सबसे बड़ा धुर विरोधी होता इस समय, लेकिन हमारी मजबूरी है, अम्बेडकरवाद और मनुवाद में से हमें हमेशा अम्बेडकरवाद की तरफ खड़ा होना है। जो भी ज़्यादा अम्बेडकरवाद की तरफ होगा, हम उसी की तरफ खड़े होंगे। तो सर इस बात की क्या गारंटी है, जो आज समाजवाद की बात कर रहे हैं वो कल सत्ता में आएंगे, जो पिछले 60 साल भी रहे हैं, तो वो फिर से मनुवाद की बात नहीं करेंगे? कोई गारंटी नहीं है, बिल्कुल सही कहा। गारंटी सिर्फ एक ही है, जनता और पेपर बैलेट से चुनाव, ताकि जनता हर 5 साल बाद या उसके बीच में भी कान पकड़ के किसी का भी बाहर निकाल सके। इसीलिए तो मतपत्र की लड़ाई लड़ रहे हैं। कल को अगर सपोजिंग मायावती जी प्रधानमंत्री बन जाए और वो तब ये कहने लगे कि मैं मतपत्र से चुनाव नहीं कराऊंगी, तो हम उनके खिलाफ सबसे बड़ा आंदोलन हम ही लीड कर रहे होंगे, ये तय है। सर लगातार आप आंदोलन कर रहे हो, लगातार जो है चुनाव होते जा रहे हैं, चाहे राज्य हो या लोकसभा के चुनाव हो। अब बिहार में भी चुनाव होने वाले हैं, तो वहाँ के लिए क्या तैयारी है जागरूकता के लिए, या कोई एक्शन प्लान है आपके पास? हमने जनता से आह्वान किया, देखिए हम लोग अपने लिमिटेड रिसोर्सेज से, जितनी भी जनता हमारे साथ जुड़ती है, वो अपने आप अपना पैसा खर्च करके, हमारा सिर्फ खर्चा जो मेरी जेब से होता है ये टेंट लगाने का होता है, बस कुछ नहीं, और ये पानी का। बाकी सब तो दूर दूर से लोग खुद आते हैं ना। बाकी सब लोग अपने संगठनों की तरफ से, लोग बहुत सारे संगठन ऐसे भी हैं जो पैसे भी लोगों से लेते हैं। मिशन सेव कॉन्स्टिट्यूशन किसी से भी एक पैसा नहीं लेता है। तो ये हमारी कुछ लिमिटेशंस हैं, क्योंकि हमारा आंदोलन प्योर है, जनता की आवाज़ है। जनता को हम महसूस करा रहे हैं कि देख लो, तुम्हें ही सामने आना पड़ेगा, बाकी सब लोग तुम्हें फेल कर रहे हैं। तो हमारा कोशिश जनता को जागृत करने की है। उसके बाद ये सारी पॉलिटिकल पार्टीज़ हों, प्रधानमंत्री हों, MP MLA कोई भी हो, इनके नेता हों, अपोजिशन पॉलिटिकल पार्टीज के, सब तो जनता के नौकर हैं। हम ये चाहते हैं कि मालिक अपने हर प्रकार के नौकरों को कान पकड़ के सीधे राह पे चलना सिखाना शुरू करें। वही बाबा साहब के सपनों का, भारत का निर्माण का सबसे बड़ा कदम हो। सर एक सवाल देश के लिए, सेना के शौर्य का जो क्रेडिट है मोदी जी ले रहे थे वर्दी पहन के, अब देश में गम का माहौल है, प्लेन क्रैश हो गया, कई सैकड़ों लोग मारे गए हैं, उसकी जिम्मेदारी कौन लेगा? देखिए बात यह है, जब तक
हमारे ऑपोजिशन पार्टी के लोग और ऑपोजिशन पार्टीज़ में स्लीपर सेल्स अपनी लीडरशिप पे भारी हैं। ये दो सबसे बड़ी ताकतें हैं, एक स्लीपर सेल्स और एक मशीन है चुनाव में चोरी करने की। जिस दिन स्लीपर सेल्स को ही पीछे कर लिया तो आप मुझे ये बताइए ना, अगर मोदी जी जैसे काम कुकृत्य जिसे कहते हैं ना, बुरे काम किसी और व्यक्ति ने भी प्रधानमंत्री के रूप में किए होते तो वो अब तक जेल की सलाखों के पीछे नहीं होता। लेकिन ऑपोजिशन कुछ करती नहीं है। कहाँ आंदोलन हो रहा है बताओ आप? और वो क्यों नहीं हो रहा? क्योंकि सारे कांग्रेस के लीडर्स को देख लीजिए, एक राहुल गांधी जी उसमें से अपवाद हैं, एक कलफ के कुर्ते में, जितने स्पोक्स पर्सन है ना उनके, बिल्कुल कलफ का कुर्ता होता है, एक सलवट भी नहीं होती उनके। फर्क पड़ रहा है उन्हें कुछ? आप बताओ मुझे। और राहुल गांधी जी के कपड़े देख लो आप। मैं एक कांग्रेस पार्टी क्योंकि सबसे बड़ी पार्टी है उसी का उदाहरण दे रहा हूँ, बाकी सब पार्टियों में भी देख लो आप। तो ये सारे कलफ वाले ट्वीट करते हैं और अपने ही खरीदे हुए लोगों से या जो उनके कार्यकर्ता हैं जिनकी मजबूरी है इनके रिट्वीट करना, उसको ये समझते हैं देश में जो है एक तरीके से आंधी आ गई। कौन पूछ रहा है इनके ट्वीट्स को? क्या औकात है इनकी किसी भी लीडर की कांग्रेस पार्टी के, सिवाय 3-4 लीडर्स को छोड़ दिया जाए तो? उसके बाद अगर कोई वो प्रेस कॉन्फ्रेंस करते थे उन्हें लगता है कोई भूचाल आ जाएगा। कोई भूचाल आता है? और उसके बाद अगर कोई वो जनसभा में ज़बरदस्ती लोग उनकी शक्ल देखना पसंद नहीं करते, पार्टी के कार्यकर्ता होने की नाते से उनको जनसभा में आना पड़ता है, तो वो सोचते हैं सुनामी आ गई। ऐसी मतलब कौन सा नशा करते हैं ये पहले तो मुझे यही नहीं समझ में आता जो कांग्रेस के लीडर्स हैं। और उनके जो सबसे बड़े नेता हैं वो 5000 किलोमीटर चल रहे हैं। और ये नेता कौन सा नशा करते हैं अगर वो ईमानदार हैं? वरना मेरा तो इल्ज़ाम यही है सब आरएसएस और बीजेपी से मिले हुए हैं। सड़क पे क्यों नहीं आ रहे? ज़रा लाठी खाए ना हमारे साथ आके, एक तो लाठी खा ले। छोटा सा केस होता है जिसमें बेल होनी है, सुप्रीम कोर्ट पहुंच जाते हैं सीधा। इस तरह के बुज़दिल लोग हैं कांग्रेस पार्टी के लीडर्स जो है। तो अपने वर्कर्स के लिए क्या इंतजाम कर रखा है उन्होंने? खुद हज़ारों करोड़ के ऊपर बैठे हुए। कांग्रेस पार्टी गरीब हो सकती है, कांग्रेस पार्टी के जो नेता हैं ना वो सब अरबोपति खरबोपति हैं। एक कार्यकर्ता के लिए एक वकील नहीं करते अगर कोई अरेस्ट हो जाए तो। ये सब कमियां हैं, वरना भारतीय जनता पार्टी चल नहीं सकती इतना। चलिए शुक्रिया सर। तो देखिए ये थे महमूद प्राचा साहब जो ईवीएम फ्री इंडिया बनाने की बात कर रहे हैं, बैलेट पेपर से चुनाव करने की बात कर रहे हैं। और इस वक्त जो है आने वाले दिनों में बिहार में चुनाव होने वाला है। चुनाव को लेकर जो है एक बड़ी रणनीति बनाई गई है और जल्द ही ये लोग बिहार चुनाव में जाएंगे जहां पर बैलेट पेपर से चुनाव कराने की बात कह रहे हैं। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।